हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम देव। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे और एनसीईआरटी में हाईलाइट करा था, उसी तरीके से आज हम बचे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी में हाईलाइट करेंगे। और आपको पता है कि इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, कि आपको पता लगता है कि एनसीईआरटी में क्या रीड करना है और क्या नहीं करना। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जाम्स जो आ सकते हैं। तीसरा, ट्रिक्स टू रिमेंबर देम। चौथा, क्या आपको सब कुछ रटना है? नहीं, जो रटना है वो बताया जाएगा और क्या कॉन्सेप्चुअली रिमेंबर करना है वो बताया जाएगा। तो होप यू विल लाइक इट, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पूरा जरूर देखना, और पूरा जरूर देखने के बाद इसका कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलाइन हाइड्रेट? इनमें से कौन सा सेलाइन हाइड्रेट है? सेलाइन हाइड्रेट को हम बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्रेट। मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो सेलाइन हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है। ये पी ब्लॉक से, ये भी पी ब्लॉक से, ये भी पी ब्लॉक से, ये एस ब्लॉक से। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। एक बार हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। हाइड्रेट्स वाले टॉपिक में दे रखा है। 3 तरीके के हाइड्रेट्स होते हैं। पहला, आयनिक, जिसे हम सेलाइन भी बोल सकते हैं और सॉल्ट लाइक हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। दूसरा, कोवेलेंट, जिसे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रेट भी बोलते हैं। तीसरा, मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट भी बोला जाता है। तो हम पहला देखते हैं, आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्रेट, सेलाइन हाइड्रेट। मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्रेट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट? कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट नहीं है? तो हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया आयोनिक, सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्रेट बोलते हैं। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रेट। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रेट के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट वो हाइड्रेट्स होते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं और वो लुईस एसिड कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, जो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट, जो कि ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट्स होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। साथ ही साथ उनके पास 1 या 2 या 3 लोन पेयर होते हैं। जैसे NH3 के पास 1 लोन पेयर होता है, H2O के पास 2 लोन पेयर होते हैं एंड HF के पास 3 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहलाते हैं। इनको हम लोग लुईस बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। ग्रुप 13 इधर, ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ग्रुप 15 to 17 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, बट सेंट्रल एटम हैव सम लोन पेयर। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट? कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट नहीं है? तो ये हो गया 15 ग्रुप से, ये हो गया 16, ये हो गया 17 से, ये हो गया 14 से। तो आंसर हो गया 4th, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्रेट? कौन सा इनमें से इंटरस्टिशियल हाइड्रेट बनाता है? तो पहले इसको हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि कौन सा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट बनाता है। पहला हमने पढ़ा आयनिक सॉल्ट वाला, दूसरा हमने वो मेटलिक वाला पढ़ा, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रेट। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, मेटलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट्स। ये मेनली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो बनाते हैं मेटलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट। ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म दिस हाइड्रेट। ये हाइड्रेट ग्रुप 7, 8, 9 के एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं, ग्रुप 6 के भी नहीं बनाते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, क्रोमियम, CrH। क्रोमियम है जो कि यह हाइड्रेट बना लेता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्रेट? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 6th ग्रुप से है, ये भी 6th ग्रुप से, ये 7th ग्रुप से। क्रोमियम 6th ग्रुप से होने के बावजूद CrH क्रोमियम हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। कैन फॉस्फोरस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5, क्या ये pH5 बनाता है? नो, कैन नॉट फॉर्म pH5। इसका रीजन होगा ड्यू टू देयर हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वजह से। तो ये असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास pH5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर in the condensed phase, liquid and solid state are due to the presence of, ये किस चीज की प्रेजेंस के कारण है? तो एनसीईआरटी में दे रखा है हमें वाटर वाले टॉपिक में। द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे अब हम आते हैं। कंपेयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O एंड D2O। D2O और H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंपैरिजन करिए। तो एनसीईआरटी की 9.3 टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है हमें H2O और D2O की। इसमें दे रखा है कि H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O से ज्यादा होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। इसका आंसर हो गया सेकंड, H2O डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन D2O। Question number 28, which of the following statement is wrong for H2O2? H2O2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? इट इज कलरलेस या टेस्टलेस लिक्विड। अरे सबको पता है ये तो, वाटर तो कलरलेस ही होता है और टेस्टलेस होता है। इसमें भी मैं आपको एनसीईआरटी में क्या बताऊं, एनसीईआरटी में वैसे दे रखा है कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड। इट इज बेंट मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में हमारा H2O बेंट मॉलिक्यूल होता है। ये देखिए, बेंट मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज। अब हम चलते हैं, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, H2O पोलर मॉलिक्यूल है। एस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp2। नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स, और 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, sp2 नहीं होगी। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ। द आइस क्यूब फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, आइस क्यूब वाटर पर फ्लोट करता है क्यों? इसका रीजन क्या है? जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डेंसिटी 1, डेंसिटी 2, डेंसिटी 3। डेंसिटी 3 इज ग्रेटर देन डेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी 1। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो होता है बॉटम में, जिसकी डेंसिटी कम वो होगा टॉप पे। इसी तरीके से जब हम वाटर के ऊपर आइस रखते हैं तो आइस फ्लोट करता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर, तो वाटर की जो डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर है वो ज्यादा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वैसे ही एनसीईआरटी में दे रखा है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। आंसर हो गया इसका फर्स्ट। हम चलते हैं, ओपन टाइप स्ट्रक्चर ऑफ आइस विद वाइड होल्स एंड ड्यू टू, इस चीज की वजह से ऐसा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विद वाइड होल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? तो ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है। CuH2O का होल 4 प्लस 2 SO4 माइनस डॉट H2O। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। 1 वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल इज कोऑर्डिनेटेड। तो ये रही 4 कोऑर्डिनेटेड। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड। अगर वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से फ्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, क्योंकि अगर सॉल्युबल सॉल्ट होते तो वो हार्ड वाटर कहलाता। इसका आंसर हो गया सेकंड, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू। वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस क्यों है और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों है? इसको हम एनसीईआरटी से पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फाइड। वैसे एक इसकी बहुत अच्छी ट्रिक भी है, BSc का टॉपर। तो ये तो हो गया बाइकार्बोनेट, टेम्परेरी हार्डनेस। क्लोराइड और सल्फाइड, ये यहाँ दे रखा है, क्लोराइड और सल्फेट, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं परमानेंट हार्डनेस, इस इनकी वजह से होती है। तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा? टेम्परेरी हार्डनेस हो गई बाइकार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस हो गई क्लोराइड एंड सल्फाइड की वजह से। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है? टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पहला मेथड है बॉइलिंग, दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पहला मेथड है वॉशिंग सोडा, दूसरा मेथड है कैल्गन मेथड और तीसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड और फोर्थ मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज नोन एज, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या कहलाता है? ये एनसीईआरटी में दे रखा है। जब हम परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ते हैं तो उसमें परमानेंट हार्डनेस वाले टॉपिक में कैल्गन मेथड दे रखा है। उस मेथड में लिखा है कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18, Na6P6O18 तो हम कैल्गन कहते हैं। इसका आंसर हो गया फोर्थ। जियोलाइट is regenerated for further use by treatment with aqua solution of, हम किससे ट्रीट करें जियोलाइट को दोबारा बनाने के लिए? देख लीजिए, एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। जब हम जियोलाइट को दोबारा रिजेनरेट करना चाहते हैं तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, K2S2O8 प्लस D2O गिव KdSO4 प्लस A। तो ये A हमें फाइंड करना है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी से ली गई है। K2S2O8 प्लस D2O गिव KdSO4 प्लस D2O2। ये D2O2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो इसका आंसर होगा D2O। अगर वो क्वेश्चन में ये रिप्लेस करके यहाँ पे डैश बना दें तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको, इसलिए आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, कॉमर्शियली मार्केटेड सैंपल ऑफ H2O2 इज 10 वॉल्यूम विच मीन्स दैट। इसका मतलब क्या है? वैसे एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम 9.5। इसका आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं एक तरीके से, तो वहां पे भी देख लीजिएगा इसके फॉर्मूले। वैसे एक इजी ट्रिक मैं आपको इसकी बता सकता हूँ, तो आप वो देख लीजिए। 3% दे रखा है यहाँ पे हमारे पास H2O2, 10 वॉल्यूम दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3% का मतलब हुआ 3 ग्राम पर 100 ml। जब आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि वो पर 100 ml में डिनोट किया जाता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करो 10 से, इसमें भी 10 से, तो यहाँ पे होगा 30 ग्राम पर 1000 ml। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 ग्राम पर लीटर। तो हमें सब पता है कि स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 30। इससे हमें पता लग गया 3% H2O2 के 10 वॉल्यूम एज मार्केटेड एज कॉमर्शियली। तो इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया। और इस तरीके से आप और अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने की कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सेकंड, सैंपल कंटेन 3% H2O2। क्वेश्चन नंबर 39, H2O2 स्ट्रक्चर इन गैसियस फेज देन डायहेड्रल एंगल इज। गैसियस फेज में H2O2 का डायहेड्रल एंगल क्या है? तो गैसियस फेज में 111.5 डिग्री, H2O2 सॉलिड फेज में 90.2। गैसियस फेज में 111.5 डिग्री और सॉलिड फेज में 90.2। तो कई बार ये पूछा जाता है कि डायहेड्रल एंगल गैसियस फेज में ज्यादा है या फिर सॉलिड फेज में। तो इसका आंसर जाएगा ये, गैसियस फेज में ज्यादा है सॉलिड फेज से। जैसे आप इसको एक इजी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, S से स्मॉल, तो आपको याद रहेगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 111.5। अब आप कहोगे भैया इस क्वेश्चन में तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। हाँ, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। वैसे ये 111 थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो आपको ऐसे हमेशा याद रह जाएगा कि 111 जहां मिले मतलब H2O2 के डायहेड्रल एंगल की बात हो रही है।
पर ऑब्वियस ही बात है, जब इतना ज़्यादा है 100 से ऊपर तो गैसियस फेज में होगा, क्योंकि एस से हमने याद किया है स्मॉल सॉलिड फेज। क्वेश्चन नंबर 40, H2O2 react with PBS in acidic medium then product will form। जब एसिडिक मीडियम में H2O2 PBS से रिएक्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? तो एसिडिक मीडियम में PBS H2O2 से रिएक्ट कर कर PbSO4 बनाता है और H2O2 रिलीज करता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, H2O2 is used to manufacture of chemical which are high quality detergent। The manufactured chemical is, वो manufactured chemical क्या है? तो ये H2O2 के एग्जाम्पल्स में दे रखा है, सोडियम परबोरेट एंड सोडियम पर कार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। तो इसका आंसर होगा सोडियम परबोरेट। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिखा है, यहाँ पे पर कार्बोनेट होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है। सोडियम सल्फेट तो होता ही नहीं, सोडियम क्लोराइड होता ही नहीं। बस आपको दो याद रखने, सोडियम परबोरेट एंड सोडियम पर कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। टैंक ऑफ मेटल अलॉय which are used for storage of dihydrogen in small quantity made from NaNi5, Ti TiH2, Mg MgH2, ये all of these। तो इसको हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। NaNi5, Ti TiH2, Mg MgH2 यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हाँ सही है, ये स्टोरेज टैंक की तरह काम करते हैं हमें डाइहाइड्रोजन को स्टोर करने में। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में मॉडरेटर की तरह हम किसको यूज करते हैं? तो ये H2O2 के बाद जो D2O हैवी वाटर दे रखा है, इस टॉपिक में दे रखा है एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये एम्स में भी आ रखा है, नीट में भी आ रखा है और जेई मेंस में भी आ रखा है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो उसे पता है कि ये तो मैं दे चुका हूँ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो अब की बार अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो ये देगा इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मॉडरेटर D2O, द कंपाउंड हैज इंटरेस्टिंग नॉन पोलर स्ट्रक्चर and is widely used as industrial bleach in pharmaceuticals, pollution control treatment of the industrial effluents। वो कंपाउंड कौन सा है ये हमें बताना है। ये हमारे H2O2 के यूजेस में दे रखा है। पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं H2O2 को, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में सिफेलोस्पोरिन बनाने के फॉर्म में यूज करते हैं, सोडियम परबोरेट पर कार्बोनेट, और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है हेयर ब्लीच में भी। और एंटीसेप्टिक की फॉर्म में देखा जाए तो ये मार्केट में सोल्ड होता है, बेचा जाता है परहाइड्रल के नाम से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, बस ये आप ध्यान रख लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा नहीं आएगा इसके यूजेस से। तो इसको देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। थर्ड, assertion, permanent hardness of water is removed by treatment with washing soda। क्या वॉशिंग सोडा से ट्रीटमेंट करने के बाद परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो सकती है? रीजन पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद soluble मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट। हाँ सही है, रीजन भी सही है और assertion भी सही है। assertion and reason both are correct, reason is the correct explanation of assertion। एनसीईआरटी में देख लेते हैं हम। Washing soda react with soluble calcium and magnesium chlorides and sulfate in hard water to form insoluble carbonates। ये रहे insoluble carbonates जो नीचे पीपीटी के फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं हमारी परमानेंट हार्डनेस को। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 पर। Assertion, some metal like platinum, palladium can form used as storage media for hydrogen। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? नहीं। हाँ, प्लेटिनम पैलेडियम कैन एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्लेटिनम पैलेडियम लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन स्टोर करने में यूज होते हैं।
Some metals, platinum, palladium, can accommodate a very large volume of hydrogen, can be used as its storage media. यहाँ पे therefore लिखा है, मतलब यहाँ से assertion reason क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये हो जाएगा आपका assertion, ये हो जाएगा इसका रीजन। लार्ज वॉल्यूम ये हो जाएगा रीजन इसका। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट। assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे assertion का। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ये आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था ना हाइड्रेट्स वाले टॉपिक में, ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट बनाते हैं? नहीं, ग्रुप 13 के बनाते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट, ये ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट बनाते हैं। हाँ, ये सही है। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट बनाते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट? नहीं, ग्रुप 13। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट कैन एक्ट एज लुइस एसिड, इनके इलेक्ट्रॉन रिच हैं ये लुइस एसिड की तरह क्यों बिहेव करेंगे? ये तो लुइस बेस की तरह बिहेव करेंगे, तो ये नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट? हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप which है प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। तो इन सब में से प्रोटियम हमारा सबसे कॉमन है। हाँ, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, हाइड्रोजन का प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। ड्यूटेरियम इज रेडियो एक्टिव, नहीं, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, ये गलत हो गया। हाइड्रोजन आयन H+ एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन, H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किसने कह दिया भाई डाइहाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता? हमने डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन पढ़ी है। H2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, Pd+2 को Pd में कन्वर्ट करता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो ये काम करता है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाता है। और ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव है, ये भी गलत हो जाता है। हमसे पूछा कौन सा था करेक्ट, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आजकल नीट में और जेईई मेंस में, बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं जिसमें इतने सारे स्टेटमेंट देके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड कर रखी है। आप हाईलाइट कर लीजिए जो जो मैं आपको हाईलाइट कराते जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको लास्ट में रिविजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। मेटलिक हाइड्रेट आर डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, क्या मेटलिक हाइड्रेट में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है? हाँ, मेटलिक हाइड्रेट्स में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, देख लीजिए। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो मेटल बनाते हैं ना, मैंने आपको बताया था ग्रुप 7 और 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, और ग्रुप 6 भी नहीं बनाता, लेकिन क्रोमियम हाइड्रेट एक एक्सेप्शन है। वहीं पे यहाँ पे नीचे लिखा है डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रेट। वैसे आप कॉमन सेंस से बताइए, यहाँ कम दे रखे हाइड्रोजन की वैल्यू, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या सही है? हाँ, पहला सही है। मेटलिक हाइड्रेट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा भी सही है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा स्टेटमेंट, आयनिक हाइड्रेट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ दे रखा है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं है, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं ये, क्योंकि लिक्विड स्टेट में आयनिक हाइड्रेट है वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। आयनिक हाइड्रेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये वाला गलत था। हाइड्रेट ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुइस बेस, हाँ सही है। ग्रुप 13 लुइस एसिड, सही है। ग्रुप 14 लुइस एसिड, नहीं, ये कहाँ से लुइस एसिड की तरह बिहेव करने लग गए, तो CH4 है, इनकी तो खाली ऑक्टेट कंप्लीट है, ना ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ना इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना कम, ऑक्टेट कंप्लीट है खाली। तो इसका आंसर हमारे पास 7th गलत हो गया हमारे पास यहाँ पे, और 3rd वाला भी गलत हो गया, तो 2 गलत हो गए। तो कितने सही हुआ, पूछा क्या है, करेक्ट आंसर होगा 3rd। कई बच्चे क्या करते हैं 2 गलत, तो आंसर 2nd। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो आंसर आपको करना है 3rd 5th। ये गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका आंसर हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्या ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? हाँ सही है। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सही है। इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, नहीं।
H प्लस क्या फ्रीली एग्जिस्ट करता है? अभी मैंने आपको बताया था फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटाइन इन आयनिक सॉल्ट। गलत। HCl के अंदर H प्लस Cl माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। गलत। अभी मैंने आपको बताया था H2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। इसमें वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है और Pd+2 को Pd में कन्वर्ट करता है। तो अब इसमें देख लीजिए पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। ये ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट। अधिकतर बच्चे गलती यहीं कर देते हैं, तो इसका आंसर होगा सेकंड। देख लीजिए कौन कौन से गलत है। ये हमारा 6 वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरह है। ये भी जेईई मेंस और नीट में आजकल आने लगे हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है H2, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इन दोनों में फर्क है, इन्हें सेम मत समझिएगा। एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूं मैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। इनको हम कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक हाइड्रोजन, ये गलती मत करिएगा। देख लीजिए इसका कहाँ पर है, वेल्डिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ये तो एलिमिनेट कर दिया हमने। बी का थर्ड, बी का थर्ड, H2O2 थर्ड कैन बी यूज एज हाइड्रोफॉर्मुलेशन एंड ओलिफिन्स। हाँ ये रिएक्शन हमें पड़ी थी, हाइड्रोफॉर्मुलेशन वाली रिएक्शन। इसमें H2 का हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ ओलिफिन्स करते हैं तो ये पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, फिर अल्कोहल बन जाता है। हाँ ये भी सही है। सी का सेकंड होगा या फर्स्ट होगा, अब देखते हैं। H2O यूज्ड इन परहाइड्रल और कैन बी यूज्ड एज डाइहाइड्रोजन रिड्यूस्ड बाय डाइहाइड्रोजन बाय NaH। आप सबको पता है H2O2 को परहाइड्रेट बोलते हैं, परहाइड्रल। डी का हो गया फर्स्ट, सी का सेकंड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। इस तरीके से अप्रोच करिए जैसे मैं कर रहा हूं, इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आप क्वेश्चंस को कम समय में भी कर सकते हैं आसानी से। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 इन कॉलम 2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कैसे कर सकते हैं हम, तो आप देखिए परहाइड्रल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ए का सेकंड हो सकता है, सेकंड, ए का सेकंड यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, मतलब थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गए पहले ही। तो हमें पहला और दूसरा देखना है बस। तो बी का थर्ड दे रखा है, थर्ड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो हमें ये तो देखना ही नहीं। हमें ये देखना है कि ए का फोर्थ पॉसिबल है या नहीं है, बस। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज्ड एज प्रोपेलेंट, ए का प्रोपेलेंट सही है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ए का फोर्थ भी सही है और सेकंड भी सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 53। मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये। आजकल नीट में, जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ए का हो गया फिफ्थ। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि ये सही है तो आपको पहला हो गया, कम समय में आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको आगे भी चेक करना चाहिए। अब हम आगे चेक कर लेते हैं। वैसे डी से चेक करते हैं, कभी फर्स्ट से कर लीजिएगा, कभी डी से, क्योंकि इससे क्या कंफर्म हो गया तो आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डी है एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। हाँ एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ दे रखा है, रिकम्बाइंस ऑन मेटल सरफेस टू रीजनरेट हाई टेम्परेचर। पोलर मॉलिक्यूल कहाँ से हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी नहीं। इसका आंसर तो थर्ड ही होगा। देख लीजिए डी का थर्ड, तो आपको हो गया सॉल्व सीधा। तो पहला और लास्ट देखा आपने, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 54। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रॉल शोज प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, CuSO4.5H2O। इसमें जो 1 वाटर मॉलिक्यूल है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड है, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ये देखिए यहाँ पर Cu+2 SO4 आयनिक, और वैसे कोवेलेंट भी होगा, तो हो गया फोर्थ। ये आपको पता नहीं है क्या, एसओ के स्ट्रक्चर बनाएंगे SO4 की तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी तो दिखेंगे आपको, तो सब कुछ हो गया इसमें। H2O2 इसका हो गया फोर्थ। H2O2 गिव H2O + O2 दिस रिप्रेजेंट। वैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ऑक्सीजन की। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है।
ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 56। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2 इज, हमारे D2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये आपको वैल्यू एनसीईआरटी में मिल जाएगी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा हमारे पास 101.4 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 57 पर। असर्शन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या ये सही है? हाँ सही है। अब हम चलते हैं आगे। परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, नहीं ये तो गलत हो गया। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करते हैं हम बॉइलिंग की मदद से, तो रीजन गलत हो गया। असर्शन इज करेक्ट। कभी भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये देखिए, अगर रीजन गलत है तो कंफर्म है कि आंसर थर्ड जाएगा। अगर रीजन गलत नहीं होता तब हमें देखना पड़ता है ये असर्शन सही है, रीजन भी सही है, रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो इसका आंसर तो हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58। असर्शन रीजन जिंक डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन सो एज टू गिव H2। रीजन ZnOH का होल ट्वाइस इज न्यूट्रल इन नेचर। तो असर्शन तो सही है, ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। इसका आंसर होगा थर्ड, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। असर्शन H2 to liberate O2 on reaction with KMnO4 in acidic medium। क्या ये सही है? हाँ, +7 है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, BAN153 बैन 153। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो KMnO4 के आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू है, तो ये तो सही है। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस H2O2 to O2, हाँ ये भी रीजन भी सही है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम खाली एनसीईआरटी के हाइलाइट्स देखेंगे। अब एक वीडियो ऐसे आने वाली है जिसमें खाली मैं एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में खाली जो मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर ली है, और अगर और क्वेश्चन होंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपकी आगे आने वाली हैं। थैंक यू।